के भी नाम है। तो अब पंजाबी की जो एक सबसे आपको मजे की चीज ये लगेगी कि उर्दू आप पाकिस्तान की कौमी जुबान है और सिर्फ 8% लोग बोलते हैं। ठीक है। और 8% का मतलब क्या है, यही कोई 24 करोड़ में से आप लगाओ तो कोई तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ या 2.5 करोड़ होंगे मैक्सिमम। लेकिन पंजाबी जुबान में के लोग जो है ना ओवरऑल पूरी दुनिया में बोली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पाकिस्तान के पंजाब में बोली जाती है, फिर आप कराची में चले जाओ या पंजाब के अलावा दूसरे सिटीज में या इवन केपीके में भी चले जाओ, आपको वहां भी मिलेंगे पंजाबी। पाकिस्तान में बोली जाती है इस तरह। आप इसके अलावा हिंदुस्तान में चले जाओ, इंडिया में, वहां पे तो पूरा पंजाब है, वहां पे बोली जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 80 मिलियन, ये पहले का सर्वे है, बहुत पहले का। 120 मिलियन यानी 12 करोड़ लोग पंजाबी बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अब जो न्यू सर्वे आया है, जो मैंने सर्च किया, वो है 150 मिलियन, यानी 15 करोड़ लोग बोलते हैं। तो पहले जो पाकिस्तान में लोग बोलने वाले थे पंजाबी, वो थे 8 करोड़। और अभी जो बोलते हैं वो तकरीबन कोई हैं 8 से 12 तक लोग चले गए हैं, कोई 11-12 करोड़ लोग। तो ये कोई छोटी जुबान नहीं है, इतने ज्यादा लोग इसको बोलते हैं। तो आप देखो कि इंग्लिश पाकिस्तान में कितनी को बोली जाती है, उर्दू कितनी को बोली जाती है, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। तो जो हम घरों में या बाहर गपशप लगाने में या दोस्तों के साथ बोलते हैं, वो यही बोलते हैं। इसके अलावा इंडिया में आप देखो, 3 करोड़ लोग तो इंडिया में बोलते हैं, 3 से 4 करोड़। ठीक है। तो टोटल इसके अलावा अगर देखें, इंडिया और पाकिस्तान में तो बोली जाती है। आप देखो अब पाकिस्तानी जो हैं वो, आप ब्रेन ड्रेन देखो बहुत ज्यादा हो रहा है। इवन पढ़ा लिखा तबका भी जब बाहर जाता है ना, तो वो पंजाबी ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे पठान पश्तो को करते हैं। तो वहां पे मिडल ईस्ट में देखो, वहां पे आपको लोग मिलेंगे पंजाबी, सऊदीया, दुबई, बहरीन, कतर, ये सारी जगहों पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखो यूके में देखो, तो यूके में भी बहुत सारी दुनिया चले गई हुई है, हर बंदा तो यूके चला गया है। पाकिस्तान में देखो ना, हर घर में से कोई ना कोई, हर खानदान में से एक, एवरेज अगर देखा जाए तो इस तरह बनता है। कहीं में से 4-5 गए हैं, कुछ पूरी पूरी फैमिली उधर है। तो यूके में, कनाडा में आप देखो, अब हरदीप सिंह का कत्ल हुआ, वहां पे सिख माइनॉरिटी एक जमात है। आ, वो तो पूरी एक एरिया है कनाडा में जहाँ पे लोग बोलते हैं। ठीक है। तो इवन अमेरिका में भी लोग बोलते हैं पंजाबी। तो ये एक छोटी जुबान नहीं है, हमें इसमें जो है ना सेंस ऑफ प्राउड आना चाहिए, ना कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये बदकिस्मती है हमारी, और हम जो है ना वो पीछे लगे हुए हैं ट्रक की बत्ती के, कि वो अमेरिका जो कर रहा है वो ही सही है। या कैपिटलिज्म जब आया ना, उसके बाद हम इस तरह हो गए हैं, पहले नहीं था। पहले लोग जो थे ना पंजाबी, अपनी जुबान को प्रेफर करते थे। जैसे आप पठानों को देखते हैं ना, वो कभी नहीं आपके साथ इस तरह करते, वो आपस में हमेशा उसको प्रेफर करते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर सर्वे देखा जाए ना, तो 10th मोस्ट वाइडली स्पोकन है ये। तो ये क्या छोटी जुबान है, मुझे बताएं आप। 10th। और 202 कंट्रीज हैं। अगर यूएनओ के मुताबिक देखें तो 193 कंट्रीज हैं, उनमें से 10th रैंक पे जो है वो आपकी पंजाबी जुबान बोली जाती है। तो 48% जो है वो पाकिस्तान में बोली जाती है, यही लैंग्वेज पंजाबी। और 8-9% वो उर्दू है। तो ये गुरमुखी और शाहमुखी मैंने आपको बता दिया। जो पाकिस्तान में हम स्टाइल यूज करते हैं वो शाहमुखी है, जो इंडिया में है वो गुरमुखी है। तो इसके अलावा पंजाबी की एक ये भी चीज देखें कि सिखों की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना, जैसे हमने अपनी कौमी रख दी हुई है कि ये यहाँ ऑफिशियल या सरकारी जुबान, इस तरह उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पंजाबी। और इंडिया की टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक जो है वो पंजाबी है। तो इसके डायलेक्ट्स यानी इसके लहजे कितने हैं। फिर आप मजे की बात बताऊं आपको, उर्दू के, आपको मैं पूछूं ना उर्दू के मंथ बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे, वही जनवरी फरवरी बताओगे ना जो अंग्रेजी के हैं। तो पंजाबी एक ऐसी चीज है, या पंजाब का एक कल्चर इतना, इसका एक कह लें कि स्टोरी है या हिस्ट्री है, इसके अपने महीने हैं। ठीक है। वो माघ चेतर, इस तरह करके हम, ये भी मैं आपको किसी दिन करवाऊंगा। तो इसकी तारीखें अलग अलग हैं, इसके दिन, इसका कैलेंडर अलग है, आपको उर्दू का कैलेंडर नहीं मिलेगा। तो क्या ये छोटी जुबान है? उर्दू से भरी जुबान है ये। और जब हम ये पोइट करेंगे ना, तो
ये आपको पेपर में तो फायदा देंगे ही देंगे, लेकिन रियल लाइफ में आपको एक आपके रूह को एक सुकून सा होगा इनको पढ़ के, सूफीज्म को। और सूफीज्म के साथ साथ आप देखें, फिर आपको एक रोमानवी अंदाज ऐसा मिलेगा, ऐसे ऐसे अल्फाज यूज किए हैं, हम कहते हैं कि इसमें पंजाबी जुबान थोड़ी सी बेहयाई या थोड़ा सा अल्फाज नहीं अच्छे मिलते, लेकिन जब उनको पढ़ेंगे ना, आप देखना इससे तो मीठी जुबान नहीं है, इतनी मिठरी तो इतनी मन खिंचवी जुबान है कि बंदा पढ़ता है तो मजा आता है। तो आपकी एक रूह की अटैचमेंट होगी, आपको जो वो असलाफ आपकी मिराज छोड़ के गए ना, उनके साथ आपकी एक निस्बत बनेगी। तो ये तो आपको सीएसएस ने मौका दिया है कि आप सीखें और एक्सप्लोर करें अपनी हिस्ट्री को। लोग आते हैं ये हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं तो वो इनको एक्सप्लोर करते हैं। इसी तरह ये पंजाब की एक हिस्ट्री है जो आप आज हम पढ़ेंगे, इतनी पुरानी हिस्ट्री है। और वो हम नहीं कह रहे, वो फ्रांस का गोरा ही ये कह रहा है कि ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया, जैसे ये तो हमने कवर कर ही लिया है कि 100 नंबर का मजमून है, इसमें तरीक प्लस अदब आएगा, शायरी आएगा, फिर नसर आएगी। ठीक है। और इसमें आपको तीन चीजें मिलेंगी पंजाबी में। आपको एक तो नॉलेज बड़ा मिलेगा। ठीक है। आप शेर व शायरी पढ़ोगे, आप पंजाबी अदब पढ़ोगे, आप पंजाब की हिस्ट्री, पंजाबी की हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको इन चीज़ों का मजा आएगा। उसके अलावा आपको जो चीज़ मिलेगी ना, वो एंटरटेनमेंट होगी। तो यानी आप सारा दिन अगर 2-3 सब्जेक्ट पढ़ते हो ना सीएसएस में, ज्यादा से ज्यादा आप दिन में 3 सब्जेक्ट ही कर सकते हो अच्छे से। ये नहीं है कि 12 के 12 दिन में पढ़ लेते हो। तो 3 सब्जेक्ट या 2 करते हो ना, तो तीसरा आप आसान रखो। अगर आप 2 मुश्किल कर रहे हो तो, अगर यानी आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो या करंट अफेयर कर रहे हो या पाक अफेयर कर रहे हो ना, या इंग्लिश ऐसे कर रहे हो, तो आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट भी होना चाहिए जो आपको थोड़ा रिलैक्स करे, जिसको आप पढ़ने के लिए थोड़ा सा अच्छा महसूस करें। तो आपको इंटरटेनमेंट मिले, आपको सुकून मिले। ठीक है, नॉलेज के साथ साथ। तो आपको जब लिखो पेपर में नंबर भी मिले। तो आपको एंड पे ना, जब ये शायरी पढ़ोगे ना, इतने इतने शेर होंगे। आप इन्वायरमेंटल साइंस करोगे, फिजिक्स करोगे, केमिस्ट्री करोगे, किसी में ये चीज नहीं मिलेगी जो इस सब्जेक्ट में मिलेगी। वो क्या? मोटिवेशन। इसमें जब आप एक शेर को करोगे ना, तो आपका दिल करेगा यार मैं लिखूं इसे दीवार पे, मैं लिखूं अपनी इस किताब पे, मैं लिखूं इसको बटवे में लगा दूं, यहाँ इसे दिल में सजा लूं, इसे मैं दरवाजे पे लिख के लगा। तो आपका इतना दिल करेगा, इतनी मोटिवेशन आती है। बाबा बुल्ले को जब हम पढ़ते हैं, या वारिस शाह को पढ़ते हैं, या बाबा फरीद को पढ़ते हैं, और बंदे की जो एक तजकिया नफ्स जिसे कहते हैं ना, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सूफीज्म जब आप करेंगे, आपको ये भी मिलेगा। तो ये बड़ी मजे की चीज है। अच्छा, ये अब देखें कि पंजाबी और उर्दू में फर्क कितना को है। मैंने लिखा मेरा नाम अली है, तो उर्दू में ऐसे है, तो पंजाबी में कैसे आएगा? मेरा ना अली है। अब देखो, नाम को ना किया है को ए कर दिया। इसमें क्या डिफरेंस आया? थोड़ा सा। कितनी हमारी सिक्स सेंस भी काम करती होती है, पंजाबी लिख रहे हैं तो ये अब आएगा, उर्दू वाला नहीं आएगा। इसी तरह वो मेरा भाई है, तो वो को हमने अली के साथ कह देना, ओह मेरा भरा है। भाई को भरा, है को ए। तुम क्या करते हो? तू की करदा है। ठीक है, ये माझी लहजे में मैंने बताया। तो इतना सा डिफरेंस है। इससे आप सेंटेंस को लंबे भी करेंगे तो एंड पे और स्टार्ट पे इतना का फर्क आएगा, या लफ्जों की थोड़ी सी हेर फेर है। 80% उर्दू है, 20% आपको ये चीजें ऐड करनी पड़नी। समझ आ गई है? इधर पहले किसी ने पूछा था कि मुझे ना लिखने में प्रॉब्लम है, या उर्दू आती है पंजाबी नहीं। कौन थी वो? आपको समझ आ रही है बाकी लोगों को भी? यस सर। मजा भी आ रहा है पंजाबी पढ़ने का? अच्छा चलो, आज पहले मैं शायरी से स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। ये सर इंटरेस्टिंग है। ये आपको अभी से जो है ना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। वो कहते हैं, बोल जरा कोई बोल बोलिए, बोल जरा कोई बोल। ये पंजाबी जुबान में वो कह रहा है, पंजाबी को ही कह रहा है। ये डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर, अगर आपको पता हो ना, अजीजी प्रोग्राम लगता है दुनिया न्यूज पे। हाँ हाँ हाँ, उसमें बहुत होता है। यानी ये स्टेज एक्टर था, और वहां पे अभी जो है ना टीवी एंकर बना हुआ है, फिल्मों में भी काम करता है। अजीजी, सुहेल वरैच या सुहेल।
ये उसके वालिद हैं जो स्टेट ड्रामा में काम करता था ना सुहेल, उसके वालिद डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर, उन्होंने पंजाबी जुबान पे बराबर किया और वो पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। इनकी बड़ी बुक्स हैं। तो इन्होंने पंजाबी बोली पे लिखा है कुछ। वो कहते हैं, बोल जरा कोई बोल बोलिए, बोल जरा कोई बोल, रूप तेरे दी डोल सुहानी, तू सुंदर पंजाबी रानी, देस पंजाब मेरे दी हानी, तू सम्मी ये डोल, बोलिए बोल जरा कोई बोल, तेरे बोल फरीद सुनाए, बाहू हैदर तू बरमाए, बुल्ला हाशम तेरे जाए, वारिस तेरे कोल, बोलिए बोल जरा कोई बोल। तो अब इसमें थोड़ा सा बताता हूँ उन्होंने कैसी कैसी चीजें यहाँ पे ऐड की। पंजाबी जुबान को कह रहा है तो सुंदर पंजाबी रानी, तू पंजाब दी रानी है क्योंकि तू राज कीता है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, लोगों ने हमेशा तेनू लव कीता है, तेरे तो अलावा कोई और जुबान नहीं अपनाई। ठीक है। तो जब लोग तुझे बोलते हैं ना तो ऐसे जैसे ढोल की टाप ना हो, तो उसको सुन के एंजॉय करते हैं, तो तुझे सुन के लोग ऐसे एंजॉय करते हैं तो तू बोल कुछ पंजाबी दे कोई ऐसे लफ्ज। और वो कहते हैं कि कोई ऐसे लफ्ज बोलो कि पंजाबी मजा आ जाए, वो पंजाबी जुबान को क्या है। देश ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ है उदों दी तू है, यानी ओदे हान दी है, उसकी हम असर हो और हम उम्र हो, तू सम्मी ए ढोल। ये ना सम्मी और ढोल की एक कहानी भी है, जब हम एंड पे जाके पढ़ेंगे तो ये भी इंटरेस्टिंग है। तो वो कहता है तू सम्मी है ते ए ढोल है, जिदा हीर ते रांझा है ना, इस तरह ही सम्मी ते ढोल की एक कहानी है। कहता है तेरा ते एदा एक ऐदा दा जोर है। फिर वो कहता है बोलिए बोल जरा कोई बोल। फिर कहता है तेरे बोल फरीद सुनाए। यहाँ पे वो सारे पोइट जो फेमस है ना, जिन्होंने पंजाबी में अपनी एक जान लगाई है और आज हम उनको पढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से पंजाबी जबान जिंदा है और पंजाब में अदब जिंदा है, वो ये लोग हैं। बोल तेरे बोल फरीद सुनाए, बाबा फरीद की बात कर रहा है कि तेनू बाबे फरीद ने अपनाया, उन्हें तेरे अल्फाज इस्तेमाल किए, तेनू नवे अल्फाज भी दिते। बाहू, सुल्तान बाहू को कह रहे हैं। हैदर तू बरमाए। ठीक है। वो कहता है कि सुल्तान बाहूबली सरकार उन्होंने भी पंजाबी ਨੂੰ बड़ा लाइक किया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा। फिर कहता है बुल्ले हाशम, बाबा बुल्ले शाह और हाशम वो हैं जिन्होंने वो एक सस्सी पन्नू पे या इन्होंने एक किताब लिखी थी, वो दूसरे पे है सोनी मई बात। तो वो कहता है कि बाबा बुल्ले शाह हाशम इन्होंने भी तेरे उत्ते बड़ा वर्क किया, पंजाब की बड़ी खिदमत की थी, लोगों ने वो पढ़ के किस्से बड़े इंजॉय किए। वारिस तेरे कोल, वारिस शाह ਨੂੰ कहते हैं। तो वो कहते हैं वो भी तेरे कोल, यानी कि तूने इतने इतने जो है ना जवान पैदा किए, इतने इतने सूफी बुजुर्गों को अपने रंग में रंग लिया और उन्होंने तुझे इस्तेमाल किया और लोगों में जो है ना एक मोहब्बत अ, बरताई, लोगों के अंदर जो एक प्यार जताया। तो तेरा बड़ा काम है। तो वो अपना प्यार का इजहार भी कर रहा है और उसको कह रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है पंजाबी बोली की, बोलिए बोल जरा कोई बोल, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਵਾਂ। समझ आई है? तो Yes, वो तो sir. नहीं रहे आप सब? Sir, आइए समझ। सही है, समझ। अच्छा, इसके बाद आप देखें, हम जो मेन टॉपिक है ना आज का और जो पेपर में आएगा वो है पंजाबी बोली का पिछोकर। आप देखो ना इसको लफ्ज को स्टार्ट से देखो कि पचोक, बोली को कहते हैं जुबान, पंजाबी जो हम पढ़ रहे हैं दा, और आगे आता है पिछोकर, यानी पीछे, पिछले को कहते हैं ना। पंजाबी बोली का पिछला, यानी पिछली हिस्ट्री या पिछला पसे मंजर वो क्या है, वो ये हमें कह रहा है। तो बेसिकली ये जो है ना, ये लिखा पंजाबी बोली का पिछोकर, ये एक किताब का नाम है। हिस्ट्री तो है ही है। ये किताब लिखी है मोहम्मद आसिफ खान ने, जिन्होंने साबित किया है कि पंजाबी जुबान जो है ना वो दुनिया की सबसे कदीम जुबान है और पंजाब की धरती पे सबसे पहला इंसान उतरा था जमीन पे। यानी वो सादा लफ्जों में यही कहना चाह रहा है कि बाबा आदम जैसे यही उतरा था। ठीक है। तो वो आगे जाके हम इनको और थोड़ा डिटेल में करते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स इसने ऐड किए। पहले ये देखें, इस किताब के चार हिस्से, चार चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में वो कहता है बड़े भंडार, उसका नाम है बड़े भंडार। दूसरे का पंगरेवा, पंजाबी बोली का पचोकर। फिर पंजाबी जबान के अज्जाए तरकीबी, यानी पंजाबी जबान को उसने इन डिटेल बता दिया कि इसमें
क्या क्या चीजें हैं, कहाँ से शुरू हुई, और इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। बड़े भंडार का मतलब ये, भरे कहते हैं जैसे गिलास भरा हुआ होता है ना, भरे भंडार। भंडार यानी कि एक स्टोर को कहते हैं, गोदाम को कहते हैं। कहता है कि पंजाबी जुबान ऐसे है कि जैसे एक गोदाम है और वो भरा हुआ है। ये साथ मैंने छोटे छोटे हिंट लिखे हैं, अगर आपके पास ये नोट सेव रहेंगे ना, चार नोट, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहता है कि भरे भंडार पंजाबी जुबान एक ऐसे है जैसे गोदाम है और वो फुल भरा हुआ है। और अफसोस की बात ये है कि जैसे हम लोगों को, हम निकम्मे हैं, हमने इस पे वर्क नहीं किया या इसको एक्सप्लोर नहीं किया, और वो गोदाम हमारे हाथ ही नहीं लगा, हमने उसको जाया कर दिया। हमारे लिए तो जाया ही हो गया ना। तो वो पहले इसमें इसका गिला शिकवा पहले हमारी नस्ल से करता है या हमारे लोगों से करता है कि आपने इससे फायदा नहीं उठाया। इसका लुब्बे लबाब ये है। आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिख लो, बुक में आप एक नजर पढ़ लोगे तो, जितना आपके पास टाइम हो। टाइम कम है तो आप इतना ही लिख दो, टाइम ज्यादा है तो थोड़ा पढ़ के एक दो लाइन और ऐड कर देना। आपको लुब्बे लबाब बता दिया कि ये इसने कहा है। उसके बाद कहता है कुंगरेवा। इसमें ना उसने दो जबानों को आपस में कंपेयर की है, पंजाबी जुबान को और संस्कृत जुबान को। हाँ, इन दोनों को, पंजाबी और संस्कृत, तो उसने कहा है कि कुछ लोगों का तस्वर ये है कि संस्कृत जुबान जो है ना वो पहले की है और पंजाबी जुबान उससे निकली है। यानी उससे माखज जो है ना पंजाबी जुबान का, वो है संस्कृत, या पंजाबी जुबान का सोर्स वो संस्कृत है। उसने ये साबित किया, कहता नहीं, पंजाबी संस्कृत दोनों अलग चीजें हैं। संस्कृत की इसके साथ वो ग्रामर और सर्फ और नहव भी नहीं मिलती, तो हम कह ही नहीं सकते कि ये एक जुबान है। ये दोनों अलग चीजें हैं, इसने ये साबित किया। तीसरी में पंजाबी जुबान का पिछोकर यानी पस मंजर या हिस्ट्री, ठीक है, वो सारी बताता है। और यही हमारा आज का टॉपिक है। ये साथ ना, ये बड़े भंडार, पंगरेवा और पंजाबी जुबान के अज्जाए तरकीब, ये जस्ट लिखने हैं और आपने एक एक लाइन लिख दोगे, एग्जामिनर को पता चल जाएगा यार इसको पता है, इसने सारा भरा हुआ है। ठीक है। संस्कृत एक अलग जुबान है। क्या? संस्कृत एक अलग जुबान है तो संस्कृत एक जुबान है, ये बहुत बड़ी जुबान थी एक अपने वक्त की। पंजाबी से ठीक है। रिलेट करती है। ये पंजाबी से रिलेट नहीं करती। ये जो हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये एक तस्वर किया जाता है, ये सारी संस्कृत से निकली हैं। यानी संस्कृत एक पूरा कह रहे हैं कि एक एक ऐसा कबीला था, आर्यई कबीला, उनके बाद में जो जुबानें, उनकी एक मेन जुबान थी ना, वो कहते हैं कि इसी इसी से बाद में जुबानें निकली हैं। ऐसा नहीं है, यही हमने साबित करना है। ठीक है। उसके बाद पंजाबी जुबान के अज्जाए तरकीबी, इसमें है दो जहां दूजियां जबानां दे पंजाबी उते असर। यानी कि आप देखो, पंजाबी एक ऐसी जुबान है, कहता है कि अब बकौल इनके मोहम्मद आसिफ खान के, ये कहता है कि ये दुनिया की सबसे पहली जुबान है, ये सब तो कदीम पुरानी जुबान है ये। और बनी नू इंसान जरा है ना, सब तो पहले जिहदी बाकियात मिलदी हैं, खोपरियां या हड्डियां मिलियां ना, सब तो पुरानी ਉਹ पंजाब तो मिलियां ने। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-7 ਖਾਨਦਾਨ ਪਹਿਲੇ ਗਿਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਟਾਰਟ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ, ਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਗਲੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਰਬੀ ਵੀ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਈਰਾਨੀ ਵੀ ਆਏ, ਸੋਧੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ आपस में बटांदियां रहंदियां ने, यानी चेंज करती रहती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जुबान ही जो है ना, वो एक जुबान दूसरी से निकली है। क्या ख्याल है? तो इसमें इसने ये बात की है इन डिटेल, एक एक दो दो पैराग्राफ आप इस तरह लिख सकते हो। और उसके बाद ये जो किताब है ना, पंजाबी बोली का पिछोकर, आप देखो कि पेपर में भी हर दफा ये सवाल आया है। और पेपर में सवाल आने के साथ साथ इस किताब की इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है।
क्योंकि इसने पंजाबी ज़ुबान को इस तरह डिफेंड किया है कि किसी और मुसन्निफ ने या शायर ने किया ही नहीं। ठीक है, पंजाबी जुबान के अल्फाज तो अच्छे अच्छे हम दे सकते हैं, लेकिन इस तरह इसने जो मुकदमा लड़ा है किसी और ने नहीं लड़ा। तो इसकी 3 दफा पंजाबी एडिटोर ने ये किताब शाया की। 1960 में पहली दफा हुई, 2003 में। ठीक है। तो अब ये 4 जो चैप्टर है ना, आप देखो सबसे लंबा जो चैप्टर है ना वो इसी जुबान पे या पंजाबी बोली का पिछोकड़, इस पे बहस की गई है। हमने यही अब करना है आगे। यहां तक समझ आइए आपको? बोलें यार। सर पंजाबी एक गैर आरियाई जुबान है। हाँ जी, गैर आर्याई। आर्याई एक खानदान था, और तस्वर ये किया जाता है कि आर्या खानदान की जो जुबान थी उनसे सारी जुबानें निकली हैं, ये हिंदुस्तान की जितनी अदर जुबानें थी। लेकिन यहाँ पे हमने साबित करना है कि ये गैर आर्याई। ठीक है। जी ठीक है। अब इसके इसके बाद आगे देखें, इसने ना जो पहले तो अपना मुद्दा बयान करने से ना इसने ये चीजें बयान की हैं कि पंजाबी बारे 3 मशहूर नजरिए ने। वो केड़े ने? पहला नजरिया ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੈਦੀ ਲੋਕ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਵੈਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, एक इलाके दे लोग उन्होंने जो वैदी बोली जाती है, ये भी एक जुबान है वैदिक। वहां से कहते हैं संस्कृत निकली, या वैदी लोगों की कुछ उनकी संस्कृत जुबान थी। फिर कहते हैं उससे निकली प्राकृत, ये जुबान का नाम है। फिर अगली जुबान उससे निकली भर्निश, और फिर जो है अज कोया हिंद आ रहे। कहता है कि जो हिंदुस्तान में बाकी जुबानें बोली जाती हैं ना, जितनी भी हैं, वो चाहे 50 है या 100 है, वो सारी जो हैं वो इस तरह एक तरतीब के थ्रू आई हैं, इस तरह नहीं है। ठीक है। पहला नजरिया ये जो दुनिया मानती है। दूसरा नजरिया या दूसरा नजरिया वो कहता है कि वेदी जुबान से, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, वो कहता है कि वेदी जुबान से डायरेक्ट ये जुबान निकल आई है, या हिंद आर्याई जुबान। तो ये पंजाबी को कहा जाता है, या सिंधी या बलोची। कहते हैं ये नजरिया दूसरा है। और तीसरा नजरिया जो पेश किया जाता है ना, वो है ये वाला। ये रेज करना पड़ेगा। दूजा नजरिया, तीजा नजरिया कहता है पंजाबी एक गैर आर्याई बोली है। समझ आई? यानी कि एक एदा तल्लक ही नहीं है वो वेदी जुबान है। पहले कहता है वेदी से ये जुबान निकली, फिर ये निकली, फिर ये निकली। और दूसरा नजरिया कहता है वेदी जुबान से डायरेक्ट पंजाबी निकली। तीसरा नजरिया कहता है नहीं भाई, ये किसी जुबान क्यों नहीं निकली, ये अपनी जुबान आप, अपनी अपनी मिसाल आप। समझ आई आपको? जी आ रही समझ। अच्छा। आगे कहता है कि आसिफ हुर्रा ने इन्हें साबित कर देता ने। उसने कहा है कि देखो, अगर ये 3 नजरिए हैं, तो इनकी आगे देखो कि थोड़ी सी डिटेल उसने बताई। पहली जो है ना, वो कहता है कि पहला नजरिया क्यों गलत है। वो कहता है कोई जबान भी दूसरी जबान में जो नहीं फुटती, ऐसे नहीं हो सकता एक जबान से दूसरी जबान निकले। ऐसे ये थोड़ी है, पेरेंट्स हैं उनके आगे बच्चे, ये तो है। लेकिन वो ये जो मदर लैंग्वेज है उसमें से और नई जुबान निकले, ऐसे तो नहीं होता। एक जुबान अपना एक मुकाम ਹੁੰਦਾ है, अपने अल्फाज ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਚ ਆਂਦੀ। लेकिन बिल्कुल अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ एक जुबान जो दूजी निकल आई, ਇਹ नहीं गल ਮੰਨਣ ਚ आती। फिर दूसरा कहता है संस्कृत की ग्रामर सब तो ਵੱਖ है। यानी ये नजरिया कहा जाता है ना कि संस्कृत जो है ना उससे निकली पंजाबी। तो कहता है ये जो है इसका तो डायरेक्ट बनता ही नहीं रिलेशन, क्योंकि इनकी आपस में ग्रामर ही नहीं मिलती। तीसरे नजरिए के साथ वो एग्री करता है। तीसरा नजरिया ये यहाँ पे लिखा है पंजाबी एक गैर आर्याई जुबान है। तो अब उसके लिए ना वो दलाइल पेश करेगा, जैसे वो अदालत में मुद्दा नहीं पेश होता, मुकदमा लड़ता है, इस तरह उसने मुकदमा लड़ा है। और इस तरह किसी ने नहीं किया जिस तरह इन्होंने अपना ये मुद्दा बयान किया। वो कहता है कि सराय खोला ते हरिप्पा, ये एक जगह का नाम है। हिरपा, मोन्जुदारो, हरिप्पा, ये आपने सुने होंगे, पंजाब में है।
कहता है वहां से जो मिली है ना खोपड़ी, या वहां से हड्डियां या जो बाकियात इंसान की मिली हैं, वो 1.5 करोड़ साल पुराने। इसी तरह मोहनजोदाड़ो से जो मिली है ना, वो भी कई करोड़ साल या कई लाख साल पुरानी है। सबसे पुरानी तहजीब आपको पता है सिंध की तहजीब है। तो इसी तरह सरायघोला के मकाम से जो मिली है ना खोपड़ियां, वो बहुत पुरानी है। ये कुछ इलाके हैं, ये आपने याद कर लेने, पेपर में आप लिखोगे आप इसका एक इंप्रेशन पड़ता है। आपने ये सरायघोले वाला तो मस्ट याद करना है, और मोहनजोदड़ो का ये आपको पता है। ये साथ वाले एडिशनल ही है। उसके बाद जो नजरिया है ना एंथ्रोपॉइड एपी का, आपने ये याद करना है कि वो नजरिया है क्या बेसिकली। तो ये वही है, इंसान की जो बाकियात हैं, ये जो फिलासफर, ये मुहक्किकीन, और ये जो इनके इंसानी बाकियात या दूसरे को डायनासोर या इनके बारे में कुछ पता करते हैं ना, इनके बारे में। लेकिन जो एंथ्रोपॉइड है ना, ये इंसान नुमा या इंसानी चीजें या कुछ इस तरह की जो बाकियात, उनके बारे में जो रिसर्च करते हैं, उनका जो नजरिया है। तो उन्होंने जब रिसर्च की तो अमेरिका में जो सबसे पुरानी खोपड़ी मिली या सबसे पुरानी बाकियात मिली, वो थी 10,000 बरे। 10,000 साल, बरहा कहते हैं साल को। और अफ्रीका से जो मिली है ना, वो है 26 लाख साल, 26 लाख बरे। स्लोनेकिया यूनान का एक सिटी है, उसमें जो मिली है खोपड़ी या उसकी बाकियत, वो है 7 लाख बरे। तो उसने ये एक फैक्ट बयान किया कि योर ऑनर, जो दूसरे इलाकों से मिली हैं खोपड़ियां या बाकियत, उनकी उम्र इतनी है, लेकिन जो पंजाब से मिली है ना खोपड़ी या कुछ बाकियात कुछ इंसानों के, या जो तहजीब यहाँ से मिली है, दरियाफत हुई है, वो 1.5 करोड़ साल पुरानी है। ये तो 1,000 साल या लाखों में है, वो है करोड़ों में, 1.5 करोड़। ठीक है। ये कि फिर वो ना एक, ये साइंसदान का भी हवाला देता है, हेनरी वी वेलियस, ये फ्रांस से इसका ताल्लुक है। वो कहता है सब तो पहला सही इंसान ने जिथे साह लिया, यानी सांस लिया, वो पंजाब की धरती है। वो पंजाब का एरिया बनता है जिथे इंसान ने साह लिया। तो ये कितनी बड़ी बात उसने की है, एक फ्रांस के साइंसदान का हवाला दे के, कि सारा मुद्दा उस पर डाल दिया है कि ये मेरी तहकीक नहीं, ये तो गोरों की अपनी है, कि पंजाब की हिस्ट्री सबसे पुरानी हिस्ट्री है। तो मेरी बात कहता, मानो या ना मानो, अपने गोरे अपने बंदे की मान लो कि ये जो इंसान ने सबसे पुराना साह लिया या सबसे पहले लिया, वो था पंजाब। ठीक है। अब इसके बारे में जब हमने ये मान लिया कि यहाँ से सबसे पुरानी खोपड़ी मिली है, तो फिर कहता है कि यहाँ पे जो लोग रहते थे, माहरीन ने, थे आर्कियोलॉजिस्ट, ये इनके बारे में जो सर्च करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। कहता है कि चलो मान लिया कि सबसे पुरानी अब वो खोपड़ी थी, अगर वो फ्रांस के साइंसदान की बात माने, तो कहता है कि वो जो लोग दफन हैं, जो आपको मिले हैं, वो कौन सी जुबान बोलते थे, या उनके एहसास नहीं थे, वो आपस में कुछ ना कुछ तो बात करते होंगे। आप देखो कि चरिंद परिंद हैं, वो भी बातें करते हैं। चिड़ियों की अपनी जुबान है, कुत्तों की अपनी लैंग्वेज है, गधों की अपनी है, कोई भी शेर है उनकी अपनी, हर जानवर की, हर परिंदे की अलग अलग जुबान है। तो कहता उनकी भी कोई ना कोई जुबान होगी ना, तो वो कौन सी जुबान थी, वो कैसे अपनी फीलिंग का इजहार करते थे, ते वो कितना बोलते थे। वो जब इन सारी चीजों को उसने डिस्कस किया बाद में, ये सवालों के बाद, वो कहता है कि ये देखो कि पहली जो परत बनी थी ना, वो यानी सिंध की वैली जो है ना, वहां से दरियाफ्त हुई, वो है वादी सिंध। दूजी में कोट डीजी। तीजी में ये उसने इन डिटेल बताया कि यहाँ यहाँ से जो बाकियात मिलेंगी। ठीक है। अच्छा। उसके बाद उसने एंड पे जो नतीजा निकाला ना, उसने कहा कि जो ये कहते हैं ना कि पहले आर्याई थे पंजाब में लोग, कहता है ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो इन परतों के मुताबिक या इस रिसर्च के मुताबिक यहाँ पे लोग मिले हैं, वो थे नेग्रेटू। नेग्रेटू, और उसके बाद वाले जो बाकियात मिले हैं, ऐसा उनसे साबित होता है कि वहां पे आस्तिक खानदान या आस्तिक लोग थे। ये खानदानों के या कुछ उनके कबाइल थे, ये उनके नाम है। फिर कहता है द्रावड़ लोग थे। फिर कहता है उसके बाद आए थे आर्य। तो यानी आर्या खानदान से पहले भी कुछ खानदान थे यहाँ पे, और वो कुछ जुबानें बोलते थे। और वो कौन सी जुबानें बोलते थे, सारी बात आर्या तो बाद में आए, तो आर्या तो नहीं बोलते होंगे, आर्याई जुबान तो नहीं बोलते होंगे ना, ये तो आए ही बाद में। तो कहता उनसे पहले जो जुबान बोली जाती थी वो फिर पंजाबी थी। समझ आई आपको? जी। अच्छा, ये आपने ये मैंने बताया 1.5 करोड़ साल पुरानी है ना खोपड़ी, यहाँ से मिली है बाकियत पंजाब
ड्राइपिथियस इसको कहते हैं, पंजाब की जो बाकियात मिली हैं। ये बाकायदा टर्म है, पंजाब ड्राइपिथिकस। इसी तरह रामापिथिकस, यानी पंजाब के एरिया में जो हिली एरियाज है ना, वहां से जो चीजें मिली हैं उनको रामापिथिकस कहते हैं, और पंजाब वाली साइड पे पंजाब ड्राइपिथिकस कहते हैं। तो ये टर्म जब आप पेपर में लिखते हो ना, तो इसका बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है, दूसरे लोग नहीं लिखेंगे, आप जब लिखोगे तो इसका प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि 0.5 0.1 मार्क्स से ही यहाँ पे मेरिट बन रहे होते हैं। तो आपने इसी तरह इनको लिख देना है, थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ जाएगा पेपर। लेकिन असल में जो चीज मैंने आपको बताई ये टॉपिक था। अब आगे देखो, पहले तो हम मुढ़ली गल लिखते होते हैं पेपर, ये तारफ को कहते हैं मुढ़ली गल, एंड वाली बात को कहते हैं मुकदी गल। कहते हैं मुक गया, खत्म हो गया, एंड वाली बात, कंक्लूजन। कहते हैं पंजाबी विच इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी ते दूसरियां जबानां दा असर लाजमी मौजूद है। यानी आप देखो ना, बच्चे को कहते हैं ना कितने चलना है, कहता है मैं स्कूल चलना है। ट्यूशन पढ़ रहे हैं, देखो ये ट्यूशन तो उर्दू का लफ्ज है या इंग्लिश का है, तो स्कूल भी इंग्लिश का है। तो इस तरह है कि अरबी में भी कुछ लोग अल्फाज बोले जाते हैं, और इसके अलावा फारसी के अल्फाज भी मौजूद हैं। तो कहते हैं ये दूसरी जुबानों का पंजाबी पे असर तो मौजूद है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पंजाबी जुबान अरबी से निकली है या ये इंग्लिश से निकली है। जब हम ये नहीं मानते तो फिर ये क्यों माने कि पंजाबी जुबान आर्यई खानदान की जुबान है या वहां से निकली? उससे पहले भी तो जुबानें थी, और वो जुबान जो थी वो पंजाबी थी। तो इसके बारे में ना, ये मैंने लिखा है, एक शेर खुद से बनाया था। पंजाबी पंजाबियों की शान है, असां नू इस ते मान है, क्यों जे ये साडी आन है, नाले पूरी दुनिया में साडी पहचान है। तो हमें ये फख्र से कहना चाहिए। यानी आप इस तरह खुद से भी शेर बना सकते हो, एंड पे देखो कि ये इसके साथ मैंने रिलेट किया और एक शेर बना के इसमें ऐड कर दिया। तो फिर एक मैंने दुआया अल्फाज भी लिख दिए, अल्लाह सोना वास्ता रखे मेरे सोने पंजाब ते मेरी सोनी बोली नू। तो इससे एंड पे जाके ना बड़ा पेपर पे या वो एग्जामिनर पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो एक शेर ये भी है, अजे बाकी ने पंजाबी, अजे पंजाब बाकी है, अजे बाकी ने तलवारां, इन्हां दी आप बाकी है, अजे जुल्मा इन्हां कोलों बन आई मौत मरना है, अजे नाच इन्हां तलवारां दियां धारां ते करना है। तो ये भी बड़ा मजे का शेर है। आप पंजाब और पंजाबी बोली से रिलेटेड जब ये शेर लिखोगे तो इसके प्लस पॉइंट मिलेंगे। यही मकसद है कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो एंड से ये सारे बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन जब आपको मैं बताऊंगा कि ये शेर को आपने यहाँ पे ऐड कर दें, इसको यहाँ पे ये ज्यादा लिखा हुआ है इसको कट कर दें, ये ना करें, तो आपका एक टाइम भी बचेगा। और आपके टाइम बचने के साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडी की टेक्निक्स भी बताऊंगा जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे, जो आपको पेपर में जो है ना ज्यादा मार्क्स दिलवा सकती हैं। तो मैंने ये बड़ी मेहनत से आज जो है ना ये सारे नोट्स आज ही बनाए थे। इसके अलावा भी मैंने बुक पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, मेरे जो इनमें से जो मेन मेन शेर है ना, अगर आप वही कर लेना, इवन आप पांच पांच हर शायर के कर लेंगे ना शेर जो मैंने आपको करवाए हैं, तो आपके लिए वो इनाफ होंगे, क्योंकि वो इस तरह के शेर हैं कि आप अगले पोइट में भी वो ऐड कर सकते हो। समझ आइए आपको? जी सर, हमारा ये अब टॉपिक कंप्लीट हो गया, पहला जो था पंजाबी बोली दा पिछोकड़। जी, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, और ये पेपर में इसी तरह ही आएगा इंशाल्लाह। तो ये आपके 16 नंबर समझ लो, लिख लोगे, कंफर्म हो गए हैं। अगर आपके जी पास ये नोट सेव रहते हैं ना, आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं, आप इतना ही कर लोगे ना, तो इतना ही अगर लिख लोगे ना, मकसद ये है कि लिखा नहीं जाता आपसे पेपर में भी। ठीक है। बजाय इसके आप जो है ना वो इसी, अब पूरी किताब ये 100 सही। सफ़े की है या 200 250 पेजेस की, जितनी भी आप ये सारी आसिफ मोहम्मद आसिफ की पूरी बुक पर हो, आपने ये 2 3 पेजेस किए और आपका पेपर जो है ना वो अटेम्प्ट हो गया, अच्छे खासे मार्क्स भी आ गए। तो वो बेहतर नहीं है, बजाय इसके पूरी बुक पढ़ लो और आपसे वो लिखा ही ना जाए, और पेपर में तो वो 16 नंबर ही आने हैं ना, तो एक क्वेश्चन तो नहीं 100 नंबर का आ जाना, दूसरे भी अटेम्प्ट करने हैं। तो थोड़ा थोड़ा करें। सही। और जिस तरह ये मैंने नोट्स बनाए हैं ना, इस तरह करके आपने शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, ये मैंने मेन फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट करके लिखे हुए हैं। ठीक है। आपको ये शेर एक भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, पंजाबी बोली का पिछोकर आप इसी बुक से करोगे ना, आपको नहीं मिलेगा। एक तो मैंने यहाँ पे अपने खुद से लिखा है, दो मैंने ऐड किए हैं, वो वो बुक के एंड पे या सेंटर में कहीं थे। ठीक है।
और ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे फ्रांस का हेनरी वेलियस है, और भी ये नजरिया, और जैसे ये तीन फैक्ट्स मेन जो थे, इनको इजीली डायरेक्ट मैंने हिट करके बता दिया। अगर आप इस तरह करोगे ना, पेपर वाले को समझ आ जाएगी यार, इसने ये चीजें तो पहले ही हाईलाइट कर दी जो मुझे चाहिए थी, बाकी वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक टॉपिक समझने हो गया। अब आगे किसी का क्या क्वेश्चन है, या बताएं, समझ नहीं आई। सर बुक कौन सी लेनी है पंजाबी की? बुक मैंने सबसे पहले ही बताया था आपको, अगवाई बुक लेनी है। सीएसएस वालों के लिए मोर देन इनफ है, अगर आप वही कर लें तो आपके 90 मार्क्स आ सकते हैं। और जो पीएमएस वाले हैं, उनके लिए मैं आपको एक और बुक बता दूंगा या शेयर कर दूंगा, मेरे पास पीडीएफ में भी पड़ी है, वो कर लें तो हो जाएगा। और इसके लिए सर जो शेयर हैं वो उसी बुक से मिल जाएंगे या इधर इसी उधर बुक से से भी मिल करना? जाएंगे आपको, इसी ठीक है। बुक से मिल जाएंगे। और ये मैं डेली बेसिस पे आपको करवाऊंगा भी। बाकी ये आपको टॉपिक समझ आया सबको? बताएं जरा, जी मैसेज करें आ यहाँ गया पे। टॉपिक। वाकई समझ आई है सबको? ये आप बताएं कि इसका क्या टाइमिंग हम रख लें, जिसमें आप सब लोग जो है ना वो इजीली अवेलेबल हों और कर लें। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कितने बंदे इसको ज्वाइन करेंगे सेशन को या नहीं, एटलीस्ट जितने भी करें उनको इतना मैं नॉलेज जरूर दे दूंगा कि वो बगैर बुक खोले जो है ना, जितना मैं उनको करवाऊंगा उसके साथ ही 80 मार्क्स ले सकते हैं वो। ठीक, 8 बजे टाइमिंग ठीक है। 8 बजे टाइम रख लें, ठीक है, 8 बजे ही कर लें। नो सर, 8 बजे मेरा इशू है क्योंकि 8 बजे मुझे इस्लामिक स्टडीज की भी क्लास लेनी होती है, तो आप शाम की टाइमिंग रख लें। चलें, ये हम ना ग्रुप में क्रिएट करूंगा, ये आपने इसी नंबर पे ना कांटेक्ट करना है, ये सीएसएस मरकज के नंबर पे, 0325 612 2525। ठीक है, मैं ये लिख भी रहा हूँ। इसने एनरोल होना है, वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और इंशाल्लाह आपका सब्जेक्ट ऐसे होगा कि जैसे एक हलवा होता है। ओके सर। ये मैंने नंबर सेंड किया है, इस पे आप मैसेज करें मुझे, जिन्होंने ज्वाइन करना है, तो इंशाल्लाह इसको एक दो दिन में ही स्टार्ट करवा देते हैं। और जिनका सीएसएस स्पेशल है ना, वो परेशान ना हो, उनका सीएसएस स्पेशल से पहले ही कवर करवा दो, ठीक है। इवन मुझे उनको अकेले में अगर दो तीन स्टूडेंट भी वो हुए तो मुझे उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़ी तो मैं उनको करवा दूँ, ठीक है। आप बताएं, आपको सही समझ आई है पंजाबी की और लेक्चर की? जी सर समझ आ गई है। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स था, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सर काइंडली चार्जेस बता दें आपकी जो लेक्चर्स के होंगे। ये चार्जेस मैंने, ये सारा मैं आपको बताता हूँ, ये नेटवर्क मेरा ही था, सीएसएस मरकज, और मेरा इनिशिएटिव है। मैंने जितनी मिनिमम फी हो सकती है सब सब्जेक्ट की उतनी रखी है, और इसकी भी कोई इतनी ज्यादा नहीं रखी, जस्ट 2500 रखी है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अभी और किसी का क्वेश्चन है? हाँ जी, आरिफ, आपका, इकरा, फबीहा, मारिया, नईम, सोफिया और डीजे भाई, आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है पंजाबी के रिलेटेड या सीएसएस के रिलेटेड? नो सर।
ये था कि अगर किसी की जुबान पंजाबी ना ही हो, जैसे हम लोग स्ट्राइक किए हैं, तो हमें ये रखना चाहिए सब्जेक्ट क्या, किस तरह से, मतलब लिख तो पाएंगे हम लेकिन हमें उतना आइडिया नहीं होगा। हम्म। नहीं, ये आपको इंशाल्लाह आएगा मजा। ये तो पहला लेक्चर था ना, ये तो सारा इंट्रो में ही चला गया। ये आप बुक से भरोगे ना यही टॉपिक, तो ये बुक से आप देखना कि कोई इसके 15-20 पेजेस हैं, और आप इतना भरोगे फिर आपको समझ आनी है। और ये मैंने टॉपिक को जस्ट 15-20 मिनट दिए हैं, और ये आपका प्रिपेयर हो गया बैठे बैठे। जी ठीक है। चलें ठीक है, क्लास एंड करते हैं फिर। ईमान अल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।